एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 21 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शिवा इज अ हार्ड वर्कर, ही वर्क्स ब्लैंक। तो अगर वो हार्ड वर्कर है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, तो कड़ी मेहनत करता होगा। तो इसके लिए वर्ड्स के साथ यहाँ पर एडवर्ब आएगा। अब एडवर्ब इनमें से कौन सा है, तो देखो हार्ड जो है वो खुद में एक एडवर्ब है, उसमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर हार्ड में एल वाई लगा दोगे तो वो हार्डली हो जाएगा, मतलब मुश्किल से या फिर शायद ही। तो इसीलिए यहाँ पर हार्ड यूज होगा, ही वर्क्स हार्ड। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. You can do your work well within the stipulated time and be more productive if you learn to keep video games at the length of your arm. इसमें ये underlined है। इसमें क्या करना है कि तुम्हें इसे substitute करना है। तो देखो at the length of your arm ये कोई correct idiom नहीं है। correct idiom है at arm's length। इसका मतलब होता है उससे दूरी बनाए रखना, यानी तुम अपना काम जो है वो समय पे कर सकते हो और मोर प्रोडक्टिव हो सकते हो अगर तुम वीडियो गेम से थोड़ा दूरी बना के रखो। इसलिए यहाँ पर यूज होगा एट आर्म्स लेंथ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ द टू फैमिलीज कुड फॉरगेट देयर पास्ट क्वारल्स फॉरएवर, बोथ कुड बेनिफिट इमेंसली। तो अगर वो अपने पुराने झगड़े को भूल जाए, तो पुराने झगड़े को भूलने के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, तो बरी द हैशेड। बरी द हैशेड मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। इसके अलावा है कट टू द क्विक। तो कट टू द क्विक को मतलब होता है किसी को गहरी चोट पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना। फिर है कैच अ टार्टर। तो इसका मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना जो कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, मतलब जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। फिर है डू अ गुड टर्न। तो इसका मतलब होता है भलाई का काम करना। Select the incorrectly spelled word. Parallel, familiar, humorous, achieve. इसमें पैरेलल की स्पेलिंग तुम्हारी गलत है। पैरेलल में PARALLEL होता है, इसलिए यही तुम्हारा करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्टली लिखा हुआ। फिर फैमिलियर की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है परिचित। ह्यूमरस की भी स्पेलिंग सही है, इसका मतलब हास्यास्पद या फिर मजेदार। और अचीव का मतलब हासिल करना, और पैरेलल का मतलब समानांतर। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. There have been numerous attempts made by the citizens to restore parity. यानी पैरिटी को रिस्टोर करने के लिए क्या किया गया है, सिटीजन्स के द्वारा बहुत सारी कोशिशें की गई है। तो देखो न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारी या ढेर सारी। तो इसके लिए यहाँ पर वैसे तो मुझे लगता है किसी तरह के सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एसएससी ने आंसर माना है मोस्ट न्यूमरस को, तो इसलिए मैं यही बताऊंगा। लेकिन मुझे जहां तक अपने सेंस से लगता है न्यूमरस अटेम्प्ट्स ऐसे ही सही है, इसमें नो सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने आंसर माना है मोस्ट न्यूमरस को। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वी एंजॉयड द जेंटल ब्रीज दैट वाज ब्लोइंग। जेंटल का मतलब होता है एकदम हल्की, मतलब जैसे ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, तो एकदम हल्की सी कोमल सी हवा जो है वो एंजॉय कर रहे थे। तो अगर वो कोमल सी हवा है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इनमें से देखो गार्निश्ड का मतलब होता है सजाया गया या संवारा गया। फिर है वायलेंट। वायलेंट का मतलब वैसे तो हिंसा होता है, लेकिन वायलेंट को हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि उसका मतलब तुम हिंसक या उग्र टाइप का बता सकते हो कि वो अच्छा नहीं है, अशांत टाइप का है। तो तुम जेंटल के विपरीत जो है जेंटल का एंटोनिम के रूप में वायलेंट का यूज कर सकते हो। फिर है मोडेस्ट। तो मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र, और सॉफ्ट मतलब कोमल, तो इसलिए इसका आंसर होगा वायलेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई कुड ब्लैंक द रीजन फॉर बीइंग ब्लैंक। तो ये फिर से तुम्हारा होमोफोन, यानी कि जो सेम साउंड करते हैं। तो देखो क्या होगा, आई कुड ब्लैंक। तो इसमें से अगर पहले बेयर डाल के देखते हैं तो बैरेड का मतलब होता है तुम्हारा प्रतिबंधित। फिर है बार्ड। बार्ड का मतलब होता है गायक। तो मैं क्या कर सकता था, आई कुड बैरेड द रीजन, मैं रीजन को प्रतिबंधित कर सकता था फॉर बीइंग बार्ड, एक कलाकार बनने के लिए या होने के लिए। तो यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा। इसके बाद क्या है, आई कुड बार्ड। आई कुड बार्ड मैं गायक, द रीजन आई कुड बार्ड द रीजन, यहाँ पर भी ये भी सेंस नहीं बन रहा है। फिर है आई कुड फाइंड द रीजन फॉर बीइंग फाइंड। तो ये यहाँ पर एकदम करेक्ट बैठ रहा है, आई कुड फाइंड, यानी मैं जो हूँ इस रीजन को फाइंड कर सकता हूँ, इसका कारण पता लगा सकता हूँ
क्यों? फॉर बीइंग फाइंड, यहाँ फाइंड का मतलब है जुर्माना लगाना, तो उस पर क्यों जुर्माना लगाया गया है, ये वो फाइंड कर सकता है, इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट होगा। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One who brings a legal action against someone in court. यानी जो किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन करता है, यानी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा करता है, मुकदमा दायर करता है, या फिर कोई कह सकते हैं उसको कानूनी कार्रवाई जो शुरू करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो प्लेंटिफ कहते हैं। इसके अलावा क्या है? प्रैग्मेटिस्ट। तो प्रैग्मेटिस्ट मतलब होता है जो आदमी बहुत तार्किक दृष्टिकोण से समस्याओं को देखता हो, यानी व्यवहारिक हो। फिर है न्यूमिस्मेटिक, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, जो सिक्कों का अध्ययन करता हो। और सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस हम कहते हैं पाखंडी को, जो कि धार्मिक होने का ढोंग करता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, riots have broken out all over the country and everything is in a state of complete chaos। तो देखो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल यानी कि शासन के अभाव में, सरकारी शासन के अनुपस्थिति में क्या है? राइट्स है ब्रोकन आउट, दंगे वगैरह हो रहे हैं पूरे कंट्री में, और सब क्या है? एकदम केओस की स्थिति में, यानी सब कुछ एकदम केओस मतलब तुम्हारा होता है अराजकता एक तरह से। देखो, तो अब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो अनार्की, अनार्की यानी कि अराजकता, ठीक। इसके अलावा डिक्टेटरशिप, तो इसका मतलब होता है तानाशाही। ओलिगार्की का मतलब अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों के छोटे से समूह द्वारा शासन। और मोनार्की यानी कि राजा या रानी द्वारा शासन। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Siliguri has joined the nation to celebrate the golden jubilee of the first conquest of Mount Everest by an Indian. तो सिलीगुड़ी ने ज्वाइन किया, मतलब देश के साथ जो है उसने जश्न मनाया। इसके लिए यहाँ पर जो है किसी भी तरह के सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है और एकदम सही है। तो सिलीगुड़ी है ज्वाइंट द नेशन टू सेलिब्रेट, सिलीगुड़ी ने देश के साथ मिलकर जश्न मनाया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिलेनियम। तो मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल का समय, यानी सहस्राब्दी, तो इसकी स्पेलिंग सही है। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मतलब होता है असुविधा, इसकी भी स्पेलिंग सही है। कंसाइंशियस, देखो कंसाइंशियस की स्पेलिंग इसमें गलत है। कंसाइंशियस की स्पेलिंग होती है CONSCIENTIOUS, ये सी जो है इसके जगह पे टी आना चाहिए था। कंसाइंशियस मतलब होता है ईमानदार, इसलिए ये गलत लिखा हुआ। फिर है अनोनिमस, अनोनिमस मतलब होता है सर्वसम्मति से या एकमत। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है संभवतः, यानी तुम एक तरह से अनुमान लगा रहे हो, लेकिन उस अनुमान में ज्यादातर चांसेस है कि हो जाएगा। संभावना जो है वो पॉजिटिव सेंस में होती है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि जिसकी संभावना ना हो, यानी अनलाइकली। अनलाइकली मतलब होता है संभावनाहीन, या फिर सॉर्ट ऑफ, इसे हम असंभव कह सकते हैं। फिर है सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, और लिबरली का मतलब उदारतापूर्वक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आवर प्रिंसिपल इज अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब एक प्रिंसिपल की ही बात कर रहा है तो इसके लिए दोबारा से जो है आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार में कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? आवर प्रिंसिपल इज अ ग्रेट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। Select the most appropriate option to fill in the blank. The detail given by the instructor was the blank one. तो जो इंस्ट्रक्टर द्वारा डिटेल दिए गए वो कैसे थे? तो मोस्ट अपडेशन, ये तो होगा नहीं, अपडेट्स, मोस्ट अपडेटेड या अपडेटिंग। तो यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है, तो हो जाएगा was the most updated one, यानी सबसे ज्यादा अपडेटेड। Select the word that has the same meaning as the underlined word in the given sentence. The prisoners were living in appalling conditions. तो अपाल का मतलब होता है तुम्हारा चौकन्ना होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर वो चौकन्ने स्थिति में रह रहे हैं, चौंका देने वाले स्थिति में रह रहे हैं, तो इसके लिए हम सिनोनिम क्या यूज कर सकते हैं इनमें से? तो शॉकिंग यूज करेंगे। शॉकिंग का मतलब ये होता है चौंका देने वाला। फिर है रिस्की, रिस्की मतलब जोखिम भरा। डेयरिंग का मतलब साहसी, और इंजीनियस का मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको भोला भाला, या फिर जो आसान हो, सरल। Select the most appropriate homophone to fill in the blank. Looking up, she realized she had swum blank than she had thought. तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है उसने रियलाइज किया कि वो जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा वो तैर चुकी है। तो she had swum blank, उससे ज्यादा दूर तक वो तैर चुकी है।
इसके लिए इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे? तो देन यूज कर रहा है, इट मीन दैट कंपेरेटिव सेंस दे रहे हैं, तो कंपेरेटिव के लिए हम फॉर का कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो हो जाएगा फार्दर। शी रियलाइज शी हैड स्वम फार्दर देन शी थॉट, यानी कि ऊपर देखते हुए, जब उसने ऊपर देखा तो उसको क्या रियलाइज हुआ कि उसने एहसास किया कि जितना उसने सोचा था उससे अधिक दूर वो तैर चुकी थी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एब्सेंस, तो एब्सेंस की स्पेलिंग गलत है। एब्सेंस की स्पेलिंग होती है ABSENCE, ये जो एस है इसके जगह पे सी आना चाहिए था, और एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। फिर है एब्सकेस, एब्सकेस मतलब होता है फोड़ा। फिर है एब्सटिनेंट, एब्सटिनेंट मतलब होता है जो कि किसी चीज का परहेज करता है ना, परहेज करने वाले को कहते हैं एब्सिटेंट। फिर है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त। Select the grammatically correct sentence. The myriad of possibilities unfolds when an artist embarks on the journey of creative experiment. तो ये देखो, ये जो है क्या चीज बोलना चाह रहा है? myriad of possibilities, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जब एक आर्टिस्ट क्या करता है, तो जब वो किसी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट की जर्नी पे जाता है। तो ये जो है किसी के लिए नहीं बता रहे, किसी खास के लिए नहीं बता रहे, ये जो है एक जनरल सेंस दे रहा है, ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या होता है जब एक तुम्हारा आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, वो क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट की जर्नी पे जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं होती है, तो इसके लिए हम द का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अ मिरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड्स व्हेन द आर्टिस्ट। देखो इसमें द आर्टिस्ट आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर अ मिरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड्स व्हेन एन आर्टिस्ट एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी ऑफ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट, तो ये सही है। एंड लास्टली किसी ने पूछा था कि कौन सा आंसर सही है, ये चीज पता नहीं चलता है। तो देखो क्वेश्चन के लास्टली, इस क्वेश्चन को बदलने से पहले, जैसे मैंने अब बदला, तो बदलने से पहले जो मैं लास्टली अंडरलाइन किया रहता हूं अपने कर्सर से, वो आंसर सही रहता है। ठीक, तो myriad of possibilities unfolds when an artist embarks on a journey of creative experimentation. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. He sings good among all the contestants in the singing competition. देखो गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? ही सिंग्स, सिंग्स के साथ हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अगर कोई वर्ब को इनहेंस करेगा, कोई वर्ब को और डिफाइन कर रहा है, तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडजेक्टिव तो यूज करेंगे नहीं। तो यहाँ होना चाहिए गुड के लिए एडवर्ब, तो गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल। तो यहाँ होना चाहिए ही सिंग्स वेल अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स इन द सिंगिंग कंपटीशन, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them may contain an error. The recommendations of the committee regarding changes in the eligibility criteria was not accepted. तो देखो इसमें दो गलती है, एक तो was not accept लिख दिया, ये तुम्हारा क्लियर दिख रहा है कि पैसिव वॉइस में लिखा गया, तो इसलिए was not accepted होना चाहिए। इसके अलावा was नहीं होना चाहिए, क्योंकि recommendations बोल रहा है, ये recommendations के लिए यूज किया जा रहा है ना यहाँ पर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसके लिए होगा यहाँ पर प्लूरल, यानी वेयर। तो द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। एज वन गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग वन गेट्स मेंटल, तो अगर किसी को पढ़ने की आदत लग जाए तो फिर वो मेंटली क्या होगा? तो मेंटली उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेंटली क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा क्या? एक्सहॉस्टन, एक्सहॉस्टन मतलब उसको थकावट मिलेगी, ये तो हो नहीं सकता है। सफलता, तो सफलता देखो पढ़ने की आदत से ही सफलता नहीं मिलती है, पढ़ने से पहले तुम्हें एक संतुष्टि मिलेगी, तुम चीजों को समझना शुरू करोगे, इसलिए यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा सेंस बनाता है। फिर है कवरेज, तो कवरेज मतलब होता है एक तरह से जो कवरेज, यहाँ तो पहली बात सेंस ही नहीं खा रहा है कवरेज, यहाँ पर कवरेज नहीं होता कि किसी न्यूज वाले कवरेज करते हैं, तो उसके लिए कवरेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स अस एक्वायर ब्लैंक एंड अटेन इंटेलेक्चुअल, खैर ये तो थर्ड में आएगा। इट हेल्प्स अस एक्वायर ब्लैंक, तो ये हमें क्या प्राप्त करने में मदद करता है? तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं, नॉलेज, रोजगार जो है वो इसका एक तरह से परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ज्ञान जो है वो रोजगार की तरफ नहीं ले जाता। पहले तुम्हें जो है पढ़ाई वो क्या देता है? तो ज्ञान देता है, क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स अस एक्वायर नॉलेज। फिर है रेडीनेस, रेडीनेस मतलब होता है तैयारी, और स्ट्रेटजीज का मतलब होता है रणनीतियां। तो देखो ये सब भले ही जो है तुम्हें लग सकता है कि कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहे हैं, लेकिन तुम्हें एकदम जब ऐसा कोई ऑप्शन हो तो तुम्हें एकदम देखना है कौन एकदम सटीक बैठ रहा है। सबसे पहले तुम अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो इसलिए ये होगा।
इट हेल्प्स अस एक्वायर नॉलेज एंड अटेन इंटेलेक्चुअल ब्लैंक। और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक। तो तुम्हें बौद्धिक क्या करने में यह सहायता देगा? तो बौद्धिक कंप्रेशन मतलब होता है संकुचन। तो ये तुम्हारा जो मानसिक जो है वो संकुचन थोड़ी करेगा। ये एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। तो हाँ, ये तुम्हारा बौद्धिक विस्तार करेगा। क्रिएशन मतलब होता है निर्माण करना। तो बुद्धि तुमने पहले से, उसका ये निर्माण क्या करेगा? स्टैग्नेशन मतलब होता है गतिरोध। ठीक, तो ये भी जो है तुम्हारा इसके विपरीत है, एक्सपेंशन के विपरीत है। ये भी नहीं हो सकता। गतिरोध मतलब स्थिरता, तो इसलिए एक्सपेंशन यहाँ पे जो है एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है। रीडिंग टेक्स अवे आर ब्लैंक। रीडिंग जो है हमारा हमसे क्या दूर करता है? तो हमारे समय को दूर करता है। तो नहीं, हमारी चिंता को दूर करता है, तो ये जरूरी नहीं है। बोर्डम को दूर करता है। तो हाँ, ये सबसे यहाँ पर तार्किक विकल्प है। रीडिंग जो है हमारे उदासी को या हमारे उबाऊपन को दूर करता है। फिर है विजियर का मतलब होता है तुम्हारा शक्ति। तो शक्ति को तो दूर नहीं करेगा रीडिंग। रीडिंग कैन ब्रिंग ब्लैंक इन आवर सोरोफुल टाइम्स एंड गाइड अस इन आवर ड्यूटीज। रीडिंग जो है वो हमारे दुख के समय में हमारे पास क्या ला सकता है? हमारे पास कंफर्ट ला सकता है। कंफर्ट यानी कि आराम। इसके अलावा क्या है? लेथर्जी मतलब सुस्ती या आलस्य। डिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी। और ऑपरेशन का मतलब होता है दमन या उत्पीड़न। इसलिए ये तीनों जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बैठ नहीं रहे। तो हो जाएगा रीडिंग कैन ब्रिंग कंफर्ट इन आवर सोरोफुल टाइम्स एंड गाइड अस इन आवर ड्यूटीज। इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।